27 सितंबर को निफ्टी एक नया हाई बनाता है जिसकी वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे 26277 होती है। और उसके बाद लगातार 6 दिन 1 2 3 4 5 6 आप 6 दिन देख सकते हो कि हमको एक रेड कैंडल, एक बिल्कुल पैनिक सेलिंग जिसको कहते हैं, वो हमको देखने को मिलती है। और निफ्टी फिर 6 दिन बाद एक लो बनाता है 24694, यानी कि 26277 से सीधा 24694 पे, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1583 पॉइंट की हमको गिरावट देखने को दिखती है। और उसके बाद हम यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद भी हमको सेलिंग का माहौल दिख रहा है, यानी कि गैप डाउन तो हुआ और उसके बाद हमको एक सेलिंग भी दिखी। ये आप देख सकते हो, ये कैंडल बहुत ही पैनिक सेलिंग वाली कैंडल है। तो उसके हमने 6 रीज़न ढूंढ के निकाले हैं जिसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। और अब हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसकी बात मैंने वीडियो के एंड में की है। हमारे जो 6 पॉइंट है उसमें सबसे पहला पॉइंट है ईरान और इजराइल की जो वॉर है उसकी वजह से क्रूड ऑयल में क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और फिर हम कंपेयर करेंगे जो जिस टाइम पर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था उस समय निफ्टी ने कैसे इम्पैक्ट किया था और निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया था। उसके बाद जो सेबी का न्यू रूल आया है उसके बारे में बात करेंगे। चाइना ने जो पैकेज दिया है, स्टिमुलस जो पैकेज चाइना ने प्रोवाइड किया है हमारा एफआईआईज़ को, उसकी वजह से एफआईआईज़ इंडिया छोड़ के जा रहे हैं चाइना में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे जो रिटेल लोग हैं, हमारे जो रिटेल भाई है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट अब सच में मूव कर रहा है, यानी कि इस बात को आप ध्यान से समझना, जो हमारे DIIs है, म्यूचुअल फंड्स है, और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है इंडिया का, उसके बारे में बात करेंगे कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। और जो हमारा उसके बाद US में इलेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, वो कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है इंडिया में, और हम कुछ डाटा देखेंगे। और उसके बाद जो हमारी इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे, कंपनियों को देखेंगे। तो ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, यही सारे पॉइंट मिलके हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट डाल रहा है और हमारे मार्केट सेलिंग में आ रहा है। तो सबसे पहले हम ईरान और इजराइल की वॉर के ऊपर आते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका पता लगाने का है कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ईरान से कितना कर रहे हैं या फिर इजराइल से कितना कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ईरान है और यहाँ पे हमारा इजराइल है, मैप में आप देख सकते हो। और हम इंडिया में यहाँ पे बहुत दूर इनसे यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बीच में यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो इराक है ना, इससे हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट, जो तेल हमारा है, जो क्रूड ऑयल है, वो हम इससे हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाटा है जहाँ पे आप देख सकते हो कि ईरान से तो हम ये FY 2023 का है, यानी कि 23 से 24 का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईरान से तो हम सिर्फ 2.5 जो हमारा बिलियन है वो टोटल ट्रेड करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। और जो हमारा इजराइल है उससे हम जैसे डिफेंस की चीज़ें हो गई, जो हम बाकी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, जो इंजीनियरिंग गुड्स हो गई, जो हम लेते हैं वो थोड़ी सी मात्रा ईरान से ज़्यादा है, ठीक है। ईरान का तो बिल्कुल नेग्लेजिबल है। जो हमारी टोटल ट्रेड होती है वो लगभग, जैसे यहाँ पे 10 बिलियन आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, लगभग हमारा एक फाइनेंशियल ईयर में 600 to 700 बिलियन टोटल ट्रेड होती है FY 23 to 24, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका हमारा जो ईरान है उसमें सिर्फ 10 बिलियन डॉलर्स है। तो कहाँ 600 और कहाँ 10, ओके। तो यहाँ पे से भी हमारा इम्पैक्ट बहुत ही कम है जो हमारी टोटल ट्रेड हो रही है। आप चीज़ को समझ रहे हो, ईरान से तो बिल्कुल नेग्लेजिबल है, आप 600 को लेके चलो। और फिर ईरान और इजराइल का देखो, इजराइल का तो थोड़ा सा है भी टोटल ट्रेड, लेकिन ईरान का तो बिल्कुल नेग्लेजिबल है, ओके। और हम यहाँ पे अभी बहुत दूर बैठे हैं जो हमारा इंडिया है, ठीक है। तो अभी हमको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पता चल गया कि बहुत ही कम हो रहा है ईरान और इजराइल से। लेकिन अब जो बीच में क्रूड ऑयल है हमारा इराक में, वो हमको देखना पड़ेगा। तो क्रूड ऑयल देखने से हमारा क्या होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर हमारा 10 बैरेट पर हमारा जो डॉलर है वो इंक्रीज़ हुआ तो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगी और उससे हमारा जो GDP है उस पर फ़र्क पड़ेगा और हमारा मार्केट इसको नेगेटिव की तरह देखता है और हमारा इम्पैक्ट आप सेलिंग में देख सकते हो निफ्टी में, ठीक है। तो ये उसका एक रीज़न जो सामने निकल कर आ रहा है। अब हम देखेंगे कि जब वॉर हुई थी यूक्रेन में और रशिया में तब क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी में हम पहले चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है हमारा रशिया और यूक्रेन का वार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग जहाँ पे आप 24 के आसपास वो स्टार्ट हुआ था, 24 अगस्त के आसपास। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। तो आप यहाँ पे देखना टोटल जो हाई है उससे हमारा निफ्टी अराउंड 7 to 8% नीचे आया था,
ठीक है, वो मुझे कैसे पता चला, मैंने यहाँ पे हाई पे रखा और यहाँ पे हमारा 7.5 के आसपास चेंज हमारा यहाँ पे दिखने को निफ्टी में दिखा था। ठीक हो गया। और अभी हमारा कितना चेंज हुआ है वो तो आप देख ही सकते हो। फिर उसके बाद हमने कितनी अच्छी रिकवरी करी और अब हम कहाँ पे बैठे हैं वो तो आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जब अब हमारी ये जो वॉर हुई है उससे हमें क्या पता चला कि हम अब तक लगभग सिर्फ 6% गिरे हैं। यानी कि जब यूक्रेन का और रशिया का वॉर चल रहा था उसमें हम 7-8% तक गिरे थे और अभी तो हम सिर्फ 6% गिरे हैं, राइट। अब और भी अगर गुंजाइश हो तो क्या पता है ये यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, 8.5-9% तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये यहीं से सपोर्ट ले लिया तो ऊपर चला जाएगा। खैर चलो ये तो बात की बातें हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि हमारा रशिया और यूक्रेन में कैसे रहा था। तो अभी कोई पैनिक की बात नहीं है, इतना नॉर्मली जब वर्ल्ड वॉर तो ज़्यादा बड़ा वर्ड हो गया, लेकिन जब ऐसे दो देशों में वॉर होती है तो लगभग इतना चेंज बनता ही है। ठीक है, ये मैंने आपको डाटा के साथ बता दिया है। तो चलो अब बात करते हैं सेबी के नए रूल के बारे में। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हो कि जो एसटीटी इंक्रीज़ किया था उससे यहाँ पे वॉल्यूम का डिक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, जो नए नए रूल आए थे कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ा दिया जाएगा, वीकली जो एक्सपायरी है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रहेगी और जो अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम है वो हमारा जनवरी से फिर स्टार्ट होएगा, राइट। तो ये सब जो नए रूल आए थे इसकी वजह से भी हमारा जो मार्केट है उसके बाद उसने नेगेटिव इम्पैक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसको अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। जैसे चलता आ रहा है उसको वही चीज़ पसंद आती है मार्केट को, राइट। आप देख सकते हो जैसे कोई चेंज होता है, जैसी कोई बड़ी न्यूज़ आती है उसके सहारे वो करेक्शन कर लेता है। ठीक है, और अब ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर दिया गया है, राइट। डिक्रीज़ कैसे हुआ है? जो हमारा एसटीटी को इंक्रीज़ किया था, राइट, उससे क्या होता है फिर लोग कम ट्रेड करते हैं और उससे फिर वॉल्यूम कम आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उसने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो बात करते हैं चाइना की जीडीपी की। चाइना की जीडीपी का बहुत बुरा हाल है। मैं अभी आपको चार्ट पे लेके चलूँगा। तो वो क्या कर रही है, एफआईआईज को इंडिया से अट्रैक्ट करने के लिए नए नए पैकेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, चाइना स्टिमुलस पैकेज के नाम से आपने मे भी सुना हो। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है। ऐसा ही हमारा एक चाइना का इंडेक्स है। ठीक है, ये हमारा चाइना का इंडेक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 सितंबर को बंद था और उसके बाद फिर 8 अक्टूबर को खुला। ठीक है, आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये यहाँ पे सेलिंग में आया था, उसके बाद अब ये यहाँ पे शूट अप किया है। ठीक है, तो उसका रीज़न हमें देखना है। सबसे पहले तो ये जो बाइंग आई है ये हमारे मे बी अगर हमारे इंडिया से एफआईआईज निकले, सेलिंग करके अगर एफआईआईज निकले तभी तो वो पैसा निकाल के चाइना में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो हमारा सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ था, अनाउंस किया था जैसे अगर जीडीपी बुरी चल रही है तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा अपने कंट्री में लाने के लिए नए नए प्रोग्राम निकालेगी। जैसे बॉन्ड निकाल देगी या फिर कुछ टैक्सेस कम कर देगी या फिर ऐसे ऐसे उन्होंने स्टिमुलस जो पैकेजेस हैं वो अनाउंस किए थे। तो उसकी वजह से यहाँ पे बाइंग देखने को मिली हमको। ठीक है, तो अब हुआ क्या, हमारा जो हमारे मार्केट में भी हमारा अगर पैसा निकला तभी वहाँ पे चाइना में लगा, तो उसकी वजह से भी हम मान सकते हैं कि हमारे निफ्टी में सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, लेकिन आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे हमारे जो इंडियन मार्केट में एफआईआईज रह गए हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, उनका इम्पैक्ट ऑलरेडी बहुत कम है क्योंकि हमारे जो डीआईआईज है, म्यूचुअल फंड है और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है ना, वही अब मेन मार्केट पे और निफ्टी बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो इनके जाने से भी मेरे को ऐसा लगता है कि मुझको ऐसा लगता है कि ज़्यादा फ़र्क दिखा भी नहीं। ठीक है, और अगर कुछ अनाउंस किया चाइना ने तो ध्यान से इस बात को समझना कि जैसे चाइना ने अनाउंस किया तो वो कुछ लॉन्ग टर्म थोड़ी ना है, राइट। थोड़े दिन के लिए मार्केट में पैसा तो वहाँ पे लगाएंगे ना एफआईआई जहाँ पे उनको ग्रोथ दिखेगी, या फिर ऐसी जगह लगाएंगे आप खुद सोचो कि जहाँ पे लालच देके उनको बुलाया गया हो, राइट। तो आप समझ सकते हो कि ये उसके बाद कंटिन्यूसली 2 दिन सेलिंग क्यों आई है 8 अक्टूबर को और फिर अब यहाँ पे 9 अक्टूबर को सेलिंग क्यों आई है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि सबको पता है कि उनको सिर्फ कह के कुछ दिन के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। तभी आप देख सकते हो कि निफ्टी में भी हमारा ग्रीन कैंडल यहाँ पे थोड़ी सी बनी थी। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि अभी वैसे भी एफआईआईज का ज़्यादा इम्पैक्ट बचा नहीं है। ठीक है, उनके बारे में तो चलो हम फिर भी बात करें, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट उनका है नहीं।
हमको सिर्फ रिटेल अपने DIIs और अपने जो हमारे म्यूचुअल फंड्स है उनसे मतलब होना चाहिए, उन्हीं का डाटा हमें देखना चाहिए, ठीक है। 10% हम देख सकते हैं कि कहाँ FIIs का ध्यान है। तो ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट। तो अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है FIIs और हमारी रिटेल की पोजीशन देखना, तो उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि FIIs का हमको नहीं देखना है क्योंकि उनका 10% ही कंट्रीब्यूशन बचा है। तो अब हमको एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमारे रिटेल की पोजीशन है और जो हमारी DII और म्यूचुअल फंड की पोजीशन है, उन्होंने सितंबर में सेलिंग करी है। ओके, तो जो उनका सितंबर का जो डाटा है वो सेलिंग का आया है, तो उसके वजह से भी जो इम्पैक्ट हमारे अक्टूबर में देखा गया है वो हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं, राइट। तो हमारी बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि रिटेल जो पैसा मेनली कमा रहा है, इन्वेस्टर जो है, जो 90% में जो 10% पैसा कमा रहे हैं ना, जो सेबी का डाटा कहता है, उसमें वो 10% ने भी सितंबर मंथ में सेलिंग करी है। ये डाटा आया है। जैसे FII और DII का डाटा होता है वैसे ही रिटेल का डाटा सेलिंग का आया है सितंबर का। तो बहुत दिनों बाद सेलिंग का डाटा दिखने को मिला है, तो उसकी वजह से भी हमारे मार्केट नेगेटिवली सेलिंग की तरफ जा रहा है। आप समझ सकते हो, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, जो है US में इलेक्शन, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डाटा दिखाना चाहता हूँ, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि जैसे ये चाइना का, तो मैंने आपको बता दिया कि चाइना ने स्टिमुलस जो हमारा पैकेजेस हैं वो अनाउंस किया है GDP को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं US की इलेक्शन। आप देख सकते हो जब जब US में इलेक्शन हुए हैं ना, तब तक हमारे निफ्टी में फॉल आया है, ठीक है। तो अभी हमारा US में इलेक्शन है। कब हमारा US में इलेक्शन है? नवंबर के एंड तक हमारा US में इलेक्शन का रिजल्ट आता है। तो जब भी US में इलेक्शन होते हैं तो हमारा निफ्टी फॉल करता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पैक्ट, सब कुछ आप देख रहे हो कैसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी जो निफ्टी में सेलिंग की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फिफ्थ पॉइंट। अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है इंडिया की वैल्यूएशन। आप अगर किसी भी यूट्यूब या किसी भी टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे देख लोगे तो हर कोई बबल की बात करता है, हर कोई बोलता है कि इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। निफ्टी 50 में भी लगभग 50 या 60% से भी ज़्यादा कंपनियाँ हैं जिनका PE 30 से ऊपर है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो की बात करते हैं, माना जाता है कि 30 PE रेशियो बहुत ही ज़्यादा ठीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जोमेटो का PE देखो 411 तक पहुँच चुका है, ठीक है। अगर आप कोई भी स्टॉक ऐसे उठा लोगे ना, जैसे आप कोई भी स्टॉक देखो, जैसे डाबर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो PE रेशियो जो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, यानी कि 1 रुपये जो कंपनी कमा रही है उसके लिए कितने रुपए देने के लिए रेडी है हमारे इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो हमारा है वो 30 से कितना ऊपर है। आप कोई भी स्टॉक उठा लो, तो कोई भी कंपनी निफ्टी 50 के हम उठा लेते हैं। जैसे भारतीय एयरटेल का हम PE रेशियो चेक करते हैं, ठीक है। भारतीय एयरटेल का PE रेशियो ये देखो 84। तो आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा वैल्यूएशन निफ्टी की बढ़ चुकी है। और या अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो कि कितनी कंटिन्यूस प्रोग्रेस निफ्टी ने, हमारे इंडेक्स ने करी है, ठीक है। कहीं भी एक क्रैश की तरह एक नहीं दिख रहा है, ठीक है। कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग तक भी हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हमारी निफ्टी 50 की भी बहुत कंपनियाँ ओवर वैल्यूड हो चुकी है। तो ये जो बातें हो रही है, ये जो इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो रही है, उसी की वजह से ये सब कुछ मिलके हमारा एक सेलिंग की तरफ ये इतने दिन से सेलिंग हुई है, ठीक है। यही एक कारण है हमारी सेलिंग का। और अब आप देख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे हमारा निफ्टी आ चुका है, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि अब ये यहाँ से बिल्कुल शूटअप ऊपर की तरह कर जाएगा। क्या होगा कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ से डाउन होते होते ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भी एक दिन एक कैंडल बहुत अच्छी सी ग्रीन ऊपर की तरफ बने, और हो सकता है कि अक्टूबर एंड में भी हमारा थोड़ा सा इसमें सेलिंग की तरफ दिखे। तो ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया, थोड़ा सा आप केयरफुल इस चीज़ में रहना, ठीक है। अब इतनी सेलिंग के बाद एकदम से वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे अगर हम पहले का भी देख लें, यूक्रेन और रशिया का, तो यहाँ पे देखो ये आया था नीचे, फिर थोड़ा सा ऐसे फ्लैट हुआ और फिर एक दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके धीरे धीरे इसने ग्रोथ करी है, ठीक है। ये जो इसने 8% का फॉल किया था, उतने ही दिन इसको लगे लगभग इसको रिकवर करने में, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, धीरे धीरे ही अभी रिकवरी होएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।